हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता आप सभी का करंट अफेयर्स बाय एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ आपके सामने है और इस न्यूज़ में बोला गया है कि जो नई पॉलिसी लॉन्च की गई है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, इससे ग्रीन हाइड्रोजन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लगभग 40 से 50% तक कम हो जाएगी। ऐसा किसका कहना है? ऐसा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नाम आप सभी ने सुना होगा। और दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये मथुरा में, जो मथुरा रिफाइनरी है, यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित स्टैब्लिश करने वाली है। तो आइए ज्ञान पर ध्यान सीरीज़ के इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है और उससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन सभी को हम बारीकी से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लें कि आखिर ये वीडियो तो आप देख रहे हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप किन किन पॉइंट्स पे नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं, किन किन पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। उसके बाद सरकार इस पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रही है। दाव लगाने से मतलब कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक स्पेशल अलग से पॉलिसी नीति लेकर क्यों आई है, उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई और भी ऊर्जा के स्रोत हैं, आपका पेट्रोलियम है, सीएनजी है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किस तरीके से इन ऊर्जा स्रोतों से बेहतर है, बेटर है। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है। आपको बता दूं कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है इसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है। तो हम इसमें ये भी समझेंगे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या हैं और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। उसके बाद दोस्तों फाइनली हम इस बारे में जानेंगे कि आखिर ये हरित हाइड्रोजन नीति है क्या। उसके बाद इससे क्या क्या हमें फायदे होने वाले हैं, क्या क्या इसके प्रमुख प्रावधान है। ठीक। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे, हाइड्रोजन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, H2 हाइड्रोजन का नाम आप सभी ने सुना है, लेकिन क्या मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी रंग के आधार पर। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ब्लू हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, पर्पल हाइड्रोजन भी होता है, पिंक हाइड्रोजन भी होता है, तो ये सारी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या भला है। H2 तो आपने हमेशा पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में, लेकिन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, इसको हम एक प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम इसे बोलते हैं। जो हमारा H2O है, ठीक है, इसे ब्रेक किया जाता है जिससे हमें हाइड्रोजन मिलती है। अब दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, इसको अंजाम देने के लिए कोई ना कोई एक एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, एक ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, अगर ये ऊर्जा जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ कर रहे हैं, अगर इस ऊर्जा को हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ले रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज से क्या मतलब है हमारा, यहाँ हम विंड एनर्जी ले सकते हैं, हम यहाँ सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि इस पूरी प्रोसेस में जो CO2 का एमिशन है वो लगभग ना के बराबर है इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को ये जो प्रोड्यूस होगा इसे हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हरित हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ऐसा हाइड्रोजन जैसे हम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हमने इस प्रोसेस को पूरा किया है, तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा इस पूरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल ना के बराबर होगा। नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विल बी देयर एंड दैट विल बी कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन हम उसे बोलेंगे। देखिए, आगे आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है। बारीकी से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज आपके सामने है। देखिए, ये हमारा है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ आप कुछ विंड मिल्स देख पा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ सोलर पैनल्स भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। अब दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाएगा, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, वहाँ आपको इसको भेजा जाएगा, और वहाँ जो H2 इलेक्ट्रोलाइजर है, H2 का जो इलेक्ट्रोलाइजर है, वहां पर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप बसेस में यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ हो सकता है और शिप्स में भी इसका यूज़ हो सकता है।
तो कुल मिला के आप देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में जो कार्बन का एमिशन है वो लगभग जीरो है, नेट जीरो है। और इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है इसे हम बोल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। आखिर भाई सरकार इस ईंधन पर एक स्पेशल पॉलिसी लेकर आई है, तो सरकार के माइंड में भी कुछ ना कुछ होगा कि वो इतना बड़ा दाव इस पे लगा रही है। दोस्तों हाइड्रोजन की बात करें और साथ ही साथ मैं बात करूं अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया का नाम भी आप सबने सुना होगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट में इसका जवाब दें कि अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सभी लोग इसका कमेंट में मुझे जवाब देंगे कि अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन और अमोनिया जो एक फ्यूल ऐसे हैं जिन्हें हम भविष्य का ईंधन बोल सकते हैं या फ्यूचर फ्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? कार्बन कंटेंट इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि भाई जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल, तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया जो है वो आइडियल सब्सटेंस हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों कि ये हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन जब हम इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और गवर्नमेंट भी इस पे इंसेंटिवाइजेशन या फिर सब्सिडी देगी कुछ, उसी के रिगार्डिंग ये पॉलिसी आई है, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसकी जो कॉस्ट है उसमें कटौती आ जाएगी। तो हम एक तरह से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को सिक्योर कर पाएंगे। और यही रीज़न है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के ऊपर एक पॉलिसी लेकर आई है, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोडक्शन को बहुत ही सरल तरीके से हम क्या कर सकें, इसको बढ़ा सकें, कीमत भी हमारी कम लगे और इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके। तो यही रीज़न है कि सरकार इस ईंधन पर इतना बड़ा दाव लगा रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन ऊर्जा आखिर अन्य ऊर्जा से किस तरीके से बेहतर है, हाउ इट इज़ बेटर देन अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा की बात करें तो ये एक तरह से आज के टाइम में हम देखें बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है। ठीक है, एनर्जी का, ऊर्जा का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ये उभर रहा है। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो एकदम जीरो है, शून्य कार्बन कंटेंट। जबकि हम अपने फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जो हम यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल, इनमें 75 to 85% क्या होता है, नेट कार्बन कंटेंट यहाँ पर होता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया जैसी चीज़ें, इनके अंदर कार्बन कंटेंट क्या है, बिल्कुल जीरो। तो एक तरह से ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम कहीं ना कहीं लोहा, इस्पात, रसायन, परिवहन सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने में इसकी मदद की जा सकती है। देखिए डीकार्बोनाइज से क्या मतलब है, हम ये समझें कि जो इस्पात इंडस्ट्री है, रसायन इंडस्ट्री है, परिवहन इंडस्ट्री है, जब ये इंडस्ट्री वर्क करती हैं, फंक्शनिंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन का एमिशन करती हैं, कार्बन को एमिट करती हैं, राइट। तो डीकार्बोनाइजेशन का मतलब ये हो जाएगा कि हम इन इंडस्ट्रीज की प्रोसेस को इस तरीके से स्टैब्लिश कर दें कि उनमें कार्बन का एमिशन बिल्कुल हो ही ना। तो इसीलिए हम जब फ्यूल को ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो जो नेट कार्बन एमिशन, जैसा कि मैंने इस फिगर में आपको समझाया था, तो नेट कार्बन एमिशन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से हम इन इंडस्ट्रीज को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं। और इसी वजह से हाइड्रोजन ऊर्जा है वो अन्य ऊर्जा से बेहतर है। कुछ इसकी हम साइंटिफिक चीज़ें भी समझ लें कि भाई कोई भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उसके अंदर जो आपकी ऊर्जा है वो कितनी है। ठीक है, तो इसे हम मेज़र करते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे होंगे कोयले की बात करें तो इसमें लगभग 23 mj, mj से हमारा मतलब है मेगा जूल। ठीक है, जूल क्या है, जूल आपकी एनर्जी की यूनिट है। ठीक, तो मेगा जूल, तो कोयले में अगर भाई 23 मेगा जूल एनर्जी होती है तो वहीं पेट्रोल में होती है 43 mj, मतलब 1 किलो में 43 मेगा जूल एनर्जी होती है। वहीं हम ग्रीन हाइड्रोजन की दोस्तों बात करें तो ये लगभग 120 mj, 120 मेगा जूल प्रति किलो है, जो कि कम से कम अन्य ईंधनों से 3 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से इसकी जो एनर्जी वैल्यू है, एनर्जी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं 15 अगस्त 2021 पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन का एमिशन है, उसमें कटौती करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो ऊर्जा के हम नए नए सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की 15 अगस्त 2021 को, राइट।
उसके बाद दोस्तों इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम जो भी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी भी तरीके से हम जो कार्बन एमिशन है उसमें कटौती कर सकें और जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं उनको हम डेवलप कर सकें। तो उन्हीं सब से रिलेटेड जो भी आपको पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजी जो भी ज़रूरत है, इन सब पे सरकार काम करेगी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, भारत सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय बजट जो 2021-22 है इसमें 225 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और 2050 तक अक्षय संस्थानों से अपने हाइड्रोजन को 3/4 उत्पादन करने का भी यहाँ पर इरादा है। ठीक, देखिए एनएचएम के लक्ष्य मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद हम ये समझें कि एक तो हमारा अमोनिया रिफाइनरीज, अमोनिया का मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में बोला था कि अमोनिया का फॉर्मूला बताइए, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, तो एक तो अमोनिया रिफाइनरीज और एक हमारा उर्वरक उत्पादक मतलब कि फर्टिलाइजर्स। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग किस इंडस्ट्री में हम कितना करने वाले हैं। तो हमारा टारगेट है कि 2023-24 तक जो अमोनिया रिफाइनरीज है इसमें हम 10% हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं इसमें 5% हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करें। और इसे 2028-29 तक हमारा टारगेट है कि अमोनिया रिफाइनरीज में ये जो यूज़ बढ़ के हो जाए 25%, और उसके बाद जो हमारा उर्वरक उत्पादक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसमें बढ़ के हो जाए 20%। ठीक है, तो ये प्रस्ताव NHM में रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए भारत में हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें कि भाई आखिर भारत में इसकी डिमांड कितनी है। वैश्विक डिमांड की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 7 करोड़ टन है, और 2020 की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 7 मिलियन टन हाइड्रोजन से अधिक का उपयोग हमने किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई लोहा और इस्पात के लिए लगभग 20% हाइड्रोजन इस्तेमाल किया गया, रसायनों के लिए 35% और 45% रिफाइनिंग के लिए उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यूजेस रहा है पिछले वर्ष भारत में लगभग 2020 में 7 मिलियन टन हाइड्रोजन से अधिक का उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है, और भाई जनसंख्या भी बढ़ रही है तो इस हिसाब से इसकी जो हमारी डिमांड है 2030 तक वो लगभग 11 मिलियन टन हाइड्रोजन की होने वाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की दौड़ में भारत की दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर हम इसके प्राइस की बात कर रहे हैं। 2030 के लिए यहाँ पर मूल्य का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जैसे चिली में अगर हाइड्रोजन $1.5 प्रति किलोग्राम, चीन की बात करें तो 1.5 से $2.25, ऑस्ट्रेलिया में 1.5 से $2.5, और हमारे भारत में 1.4 से $3.70 इसके मूल्य का अनुमान होने का एक तरह से अनुमान है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन की दौड़ में भारत की फिर से हम बात करें तो 2050 के लिए जो हमारा हरित हाइड्रोजन अनुमान है, उसके अलावा दोस्तों क्या है ना कि वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग का 18% हरित हाइड्रोजन से पूरा किया जा सकता है। वैश्विक में जो भी ऊर्जा की डिमांड है उसका हम लगभग 18%, 18% ग्रीन हाइड्रोजन से या फिर हाइड्रोजन से हम पूरा कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। हाइड्रोजन उद्योग में लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, और साथ ही साथ इसमें $2.5 ट्रिलियन का राजस्व, संभावित राजस्व भी इसमें पॉसिबल है। इसकी बिक्री से, हाइड्रोजन और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बिक्री से $2.5 ट्रिलियन तक का पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये हरित हाइड्रोजन नीति क्या है। तो ये मैं दोस्तों आपको बता दूं 17 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को नोटिफाई किया। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के साथ साथ ग्रीन अमोनिया पॉलिसी भी, अमोनिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया NH3, राइट। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के साथ साथ ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, और इस पॉलिसी की मदद से क्या सरकार 2030 तक जो इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हाइड्रोजन का ये 5 मिलियन टन तक पहुंचाना चाहती है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों जो सरकार है वो भारत को क्लीन फ्यूल का एक्सपोर्टर बनाना चाहती है कि हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो प्रोड्यूस करें ही, लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और सरकार के इस विजन को सच करने के लिए जैसा कि हमने बात किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कार्बन उत्सर्जन वाली इकाइयों को बदलने के लिए 2024 तक अपनी मथुरा और पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। तो जो पहला प्लांट होगा भारत का वो होगा मथुरा रिफाइनरी के अंदर, और ये स्थापित किया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, इस पॉलिसी के हम फायदे के बारे में दोस्तों बात करें कि इस पॉलिसी के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों इस पॉलिसी के फायदे में ये है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है,
ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज का यूज़ करते हैं तो इसमें जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज है इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। और ये जो छूट है दोस्तों ये 25 साल तक के लिए होगी, लेकिन शर्त ये है कि इनका जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है ये 30 जून 2025 से पहले पहले शुरू हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बात बताऊं आपको कि मान के चलिए भाई कि एक रिन्यूएबल सोलर प्लांट लगा हुआ है गुजरात के अंदर, सही है, और किसी कंपनी ने असम के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब इसको क्या करना होगा, गुजरात में ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है इसको असम के उस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तक पहुंचाना होगा, ठीक है। तो अब ये भाई काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज कुछ लगते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, बशर्ते आपका ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट 30 जून 2025 से पहले पहले शुरू हो चुका हो और 25 साल के लिए दोस्तों ये छूट दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर जो हैं ये बंदरगाहों के नज़दीक बंकर बनाने की भी इन्हें इजाज़त दी जाएगी, जिससे क्या है कि ये इस बंकर का इस्तेमाल कर सकें हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए और निर्यात के मकसद से ग्रीन अमोनिया ये यहाँ पर स्टोर कर सकें, इसको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक। दोस्तों अब हम समझते हैं कि हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है, ठीक है। उत्पादन के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही एक आम तरीका है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का। यहाँ आप पानी का एक मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, H2O का यहाँ पर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, और जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसको हम अलग अलग तोड़ते हैं किसी ना किसी एनर्जी बिजली के माध्यम से, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। और जब ये बिजली कैसी हो, आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो ये जो प्रोडक्शन है दोस्तों इससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट की एक बहुत ही शानदार तस्वीर, यहाँ से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट काम करता है। देखिए ये समुद्र के किनारे बनाया गया है क्योंकि समुद्र में भाई पानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं दोस्तों कि जो समुद्र के पानी है इसका जो खारापन है इसको निकाला जाता है, इसका अलवड़ीकरण किया जाता है बिना नमक के पानी को, मतलब पानी में से नमक हटा के से बिना नमक का पानी बनाया जाता है। दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इसका। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोजन को सिलेंडर में फिल कर लिया जाता है और उसके अलावा इसको जहाज फोर्थ स्टेप में बंकर्स में स्टोर करके इसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जब H2O अलग होगा तो यहाँ पर H2 भी निकलेगा और आपका O2 भी निकलेगा, तो O2 के भी सिलेंडर्स बना लिए जाते हैं जिसे अलग अलग उद्योगों में और अस्पतालों में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन के कई प्रकार भी होते हैं, और ये जो प्रकार है ना ये डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं इसमें हमने किस टाइप का सोर्स का यूज़ किया है, एनर्जी का सोर्स क्या रहा है, तो उसके बेसिस पे लगभग इसे हमने हरा, नीला, ग्रे, भूरा या काला, फिरोजा, बैगनी, गुलाबी और सफ़ेद इन तरीक़ों से बांटा है, ठीक है। ये निश्चित नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कलर्स के हम बांट सकते हैं, ये कलर्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उस हाइड्रोजन को किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। चलिए देखिए सबसे पहले हरित हाइड्रोजन की बात करें। हरित हाइड्रोजन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब जल इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके किया जाता है, इसे हरा हाइड्रोजन कहने का कारण क्या है दोस्तों कि इसकी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उत्सर्जन नहीं होता है, और जल इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो पानी को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में अलग अलग विघटित करती है और बिजली का उपयोग इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं नीला हाइड्रोजन, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन की दोस्तों हम बात करें तो देखिए जो ब्लू हाइड्रोजन है ना ये भी किससे प्राप्त होता है, हमारे फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल से कैसे प्राप्त होता है कि कोई भी फॉसिल फ्यूल से उसमें से जब हम हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसे हम नीला हाइड्रोजन कब बोलेंगे, इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, इसमें एमिशन होगा इस वाली प्रोसेस में, हरित हाइड्रोजन प्रोसेस में कोई भी एमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन जो नीला हाइड्रोजन वाली प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, लेकिन दोस्तों इसे एनवायरनमेंट में या फिर वातावरण में इसे एमिट नहीं किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, जबकि इसको क्या कर लिया जाता है, भूमि के अंदर इसको स्टोर भूमिगत रूप से इसे संग्रहित कर लिया जाता है, और इस वजह से इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, और इसीलिए इसे नीला हाइड्रोजन कहते हैं, और ये कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस भी एक तरह से है। अगला दोस्तों हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन में क्या है दोस्तों, ग्रे हाइड्रोजन में जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके माध्यम से उत्पन्न होता है, और इसमें हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग विधि का उपयोग करते हैं।
देखिए इस प्रक्रिया में क्या है ना कि जो भी जीवाश्म ईंधन से हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे हम ना तो जमीन में स्टोर कर रहे हैं, इससे हम वातावरण में छोड़ देते हैं, और जो कि अंत में जाके हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। फिर हम बात करें दोस्तों काला या भूरा हाइड्रोजन, ठीक है, काला या भूरा हाइड्रोजन, ग्रे या ब्लैक हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसे कोयले से बनाया जाता है। काला और भूरा रंग क्यों दिया है? बिट्यूमिनस काला कोल होता है और लिग्नाइट भूरा कोल होता है, तो इस वजह से इसे काला या भूरा रंग दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कोयले के प्रकार को संदर्भित करते हुए यहाँ पर इसको किया। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? कोयले का गैसीकरण किया जाता है हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए, और ये बहुत ही प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी प्रक्रिया में होता है, और CO2 के साथ साथ इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं और इन्हें डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। अगला हम बात करें दोस्तों फिरोजा टर्कोइज हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है दोस्तों? मीथेन की अगर हम बात करें, मीथेन की बात करें हम CH4, ठीक है, तो इससे हम इसमें हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करते हैं। पायरोलिसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो मीथेन का यहाँ पर पायरोलिसिस मतलब उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो पायरोलिसिस के माध्यम से यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी कार्बन बचता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, उसे हम ठोस रूप से हटाया जाता है, उसे हम सॉलिड फॉर्म में एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसको हम रिमूव करते हैं। और हालांकि ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो फिरोजा हाइड्रोजन है, ये अभी प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर है। दोस्तों अब हम बात करें बैंगनी पर्पल हाइड्रोजन की। तो पर्पल हाइड्रोजन में क्या होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, दोनों ही एनर्जी का उपयोग करके पर्पल हाइड्रोजन बनाया जाता है। जबकि पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जो बिजली, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली का उपयोग करके हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पिंक हाइड्रोजन। और दोस्तों सफेद हाइड्रोजन की बात करें तो सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन को संदर्भित करता है, मतलब जो नेचुरली हाइड्रोजन मिलता है उसे हम बोलेंगे सफेद हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये सारे हाइड्रोजन के प्रकार एकदम क्लियर होंगे। चलिए भारत में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बाधाएं क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो जो ग्रिड है, देखिए कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें एनर्जी का ट्रांसमिशन भी करना होगा। तो जो भी पूरा स्ट्रक्चर है ग्रिड, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद कीमत में हमें कटौती करनी पड़ेगी। भविष्य की मांग को देखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। जो भी हमें टेक्नोलॉजी है, पॉलिसी इस तरीके की लेकर आनी पड़ेंगी कि भविष्य की मांग को देखते हुए हम उनको भी पूरा कर सकें, और साथ ही साथ अपने देश को इतना केपेबल बना सकें कि हम इस जो न्यू एनर्जी है इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, राइट। तो दोस्तों आगे यही है कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देश हैं, इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में इस स्वच्छ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में निवेश कर रखा है। तो दोस्तों अगर हम इन देशों के साथ मिलकर काम करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा सकती हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बात करूं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रुप है ना, ये पर्सियन गल्फ के अराउंड जो भी कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, जिसमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ओमन, ठीक है, ये कंट्रीज आती हैं। इनकी कैपिटल भी मैं बता दूं, कुवैत की बहरीन की मनामा, ठीक है, सऊदी अरेबिया की रियाद, UAE की अबू धाबी और ओमन की मस्कट, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं आपको कि करंट अफेयर्स बाय एग्जाम कार्ड लाइव के यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की आपकी लाइव क्लास चलती है। तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम रेगुलर अपने इस करंट अफेयर बाय एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर जॉब अपडेट्स लाते रहेंगे, ठीक है, जिससे किसी भी एग्जाम से जुड़ा, प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट है, आपकी एग्जाम डेट्स, आपका कोई भी वैकेंसी निकली है, किसी भी एग्जाम की आंसर की आई है, रिजल्ट आया, तो वो सभी नॉलेज आपको इस इन्फॉर्मेशन, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको हमारे करंट अफेयर बाय एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।